चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद 25 मार्च को नए कार्यकाल के लिए शपथ समारोह होगा। इस समारोह में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा और न ही मुझे बुलाया जाएगा। उन्होंने गठित होने वाली नई सरकार के लिए कहा कि इस सरकार ने पहले भी काम नहीं किया तो अब आगे कैसे करेगी। बता दें कि जानकारी के मुताबिक आगामी 25 मार्च की शाम 4 बजे एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर 24 मार्च को भाजपा के नव निर्वाचित विधायक के दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा होगी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह 24 मार्च को लखनऊ का दौरा करेंगे। वहीं शपथ समारोह में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ना तो मुझे लगता है कि मुझे बुलाया जाएगा और न ही मैं 25 मार्च को यूपी के मनोनीत सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए इच्छुक है। सरकार को मेरा एक ही सुझाव है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी गोवा में मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एक बार फिर प्रमोद सावंत पर भरोसा जताया है। राज्य में आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। इस तरह प्रमोद सावंत गोवा में मुख्यमंत्री बनने की रेस में जीत हासिल कर ली और वह अब राज्य में दूसरी बार बीजेपी सरकार का नेतृत्व करेंगे। सोमवार को हुआ गोवा भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले भाजपा ने उत्तराखंड में भी पिछले सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही अपना विधायक दल का नेता चुना था। केंद्रीय मंत्री और गोवा के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि विश्वजीत राणे ने विधायक दल के नेता के रूप में प्रमोद सावंत के नाम का प्रस्ताव रखा है। सभी ने सर्वसम्मति से सावंत को चुना है। वह अगले 5 वर्षों के लिए विधायक दल के नेता होंगे। गोवा के मनोनीत सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अगले 5 वर्षों तक गोवा के सीएम के रूप में काम करने का मौका दिया। मुझे खुशी है कि गोवा के लोग मुझे स्वीकार किया है। मैं राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सपा के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक रहा है। भाजपा हमें पीछे करना चाहती थी, लेकिन जनता ने हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारी नीतियों को समर्थन दिया है। सरकार भले ही नहीं बनी, लेकिन हमारी सीट और वोट फीसद बढ़ा दी है। ईवीएम पर बहस नहीं, लेकिन कई जगह काउंटिंग रोकी गई और हमारे प्रत्याशी को हराया गया। वाराणसी दक्षिण की सीट पर कुछ ऐसा ही हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि 20 राउंड तक हम जीत रहे थे, लेकिन 25वें राउंड में 10,000 वोटों से हरा दिया गया। इसका ऑडियो वीडियो भी जारी है। सपा के नेता अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बगैर किसी पूर्व सूचना के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार पहले की तरह झूठ नहीं बोले और अपना वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी परिणाम की समीक्षा पर बहस न हो, इसके लिए कश्मीरी फाइल्स रिलीज कर दी गई। इस फिल्म से होने वाले मुनाफे को कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए बनने वाली कमेटी में पॉलिटिकल लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कमेटी में कश्मीरी पंडित हो ताकि वह अपने स्तर पर धन खर्च कर सके। संसद के शीर्ष सदन राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोलते हुए कई जुबानी हमले किए। कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और उसके पास वस्तु एवं सेवा कर रहे संबंधित राज्यों का बकाया भुगतान करने के लिए धन नहीं है, वही वह सेंट्रल विस्टा परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही। विपक्षी पार्टी ने यह भी दावा किया कि यदि सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति की सिफारिश पर ध्यान देती तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हुई जनहानि को काफी कम किया जा सकता था। उच्च सदन में आम बजट से जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिलियत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सदन में पूर्व में दिए गए एक बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी संबंधित भुगतान के मामले में केवल गैर भाजपा शासित राज्यों का बकाया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों का
केंद्र पर काफी जीएसटी बकाया है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि वित्त मंत्री ने तब यह भी कहा था कि जीएसटी भरोसे का मामला है, इसलिए राज्य को केंद्र पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि केंद्र के पास देने के लिए पैसा नहीं है तो हम इस सदन में बैठ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमें अधिकार नहीं है कि हम नई संसद बनाएं और राज्य का पैसा ना दे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों रुपए खर्च होने के कारण बताते हुए रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को, पत्रकारों एवं दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत को रोक दिया है। वहीं सेंट्रल विस्टा परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को सार्वजनिक कर दी गई। इसके अनुसार ज्यादातर किसान संगठन तीनों कृषि कानून से सहमत थे। तीनों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। किसान नेता और समिति के सदस्य अनिल घनवत ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि वापस ले लिए जाने के लिए कारण समिति की टिप्पणियों का कृषि कानून पर प्रभाव के संदर्भ में बहुत कम महत्व है। हालांकि यह नीति निर्माताओं और किसान के लिए महत्वपूर्ण है। समिति के दो अन्य सदस्य कृषि अर्थशास्त्री व कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुटाली, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च और इंस्टीट्यूट के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इस दौरान अनुपलब्ध रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत पाने के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे। उनके शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल को लेकर हो रही चर्चा जोरों पर है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे। एक टीवी इंटरव्यू में पहुंची अपर्णा से बुलडोजर को लेकर सवाल किया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। अपर्णा यादव एपीपी न्यूज चैनल पर बात कर रही थी। इस दौरान अपर्णा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल से उनको कई तरह की उम्मीदें हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का जिक्र कर कहा कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही थी और आगे भी इस पर काम करेगी। अपर्णा से जब पूछा गया कि इस बार सरकार में बुलडोजर की क्या भूमिका रहेगी, इस पर अपर्णा ने जवाब दिया कि अभी भी उन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है जो अपना बाहुबल दिखाकर आम जनता को डराने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ अपर्णा ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लोगों के लिए सुरक्षा की भावना पैदा करता है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हार को लेकर जब अपर्णा यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश अकेले पड़ने की वजह से चुनाव हारे हैं, या तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पहुंचे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निमंत्रण पर यहां आया हूं। मुझे आसनसोल और पश्चिम बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा है। हम जीतेंगे और न्याय जीतेगा। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट पर कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वहीं उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार, महाराष्ट्र में उपचुनाव 12 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 2 सीटें और लोकसभा की 1 सीट के अलावा महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।